बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 7 मई है, बारोज़ बुध। इस वक्त हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हैं। नाज़रीन, इससे पिछले वीलॉग में हमने बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने को जो आइनी बेंच है उसने एक फ़ैसला दिया, बड़ा तारीख साज फ़ैसला दिया। उन्होंने उस फैसले में उन्होंने ये करार दिया है कि जो पाकिस्तान की जो सिविलियन आबादी है, यानी जो सिविलियन है, उनका मिलिट्री अदालतों में ट्रायल हो सकता है। जस्टिस इजाज़ उल हसन का जो फैसला था 5 रुकनी बेंच का, उसको कालादम करार दे दिया। उसके साथ जो मिलिट्री एक्ट की जो शिक्कें थी वो भी बहाल कर दी है। अब बगैर जुर्म के भाई किसी की भी मिलिट्री कोर्ट में उसका ट्रायल हो सकता है। ये खबर तो हम इसको जुज़वी तौर पर डिस्कस करेंगे, लेकिन पाक फौज को मुकम्मल तौर पर इख्तियार दे दिया गया है, ये आपके सामने रखेंगे। फिर आईनी बेंच बनाने का जो मिशन था वो मुकम्मल नहीं हुआ, अभी उससे और काम लेने हैं। वो कौन कौन से काम लेने हैं वो डिस्कस करेंगे हम। सईद बलोच साहब का मैंने जैसे बताया कि वो हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे पूछेंगे। फिर उसके बाद आपके सामने ये भी रखेंगे कि इमरान खान के हवाले से, कि इमरान खान साहब के गिर्द जो घेरा था, लोग समझते हैं कि वो घेरा जो है वो टूटा है, ये हुआ, उनके गिर्द घेरा मजीद तंग हो गया है। ये 3-4 खबरें जो आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले सईद बलोच साहब, मुझे ये बताइए कि आज आईनी बेंच ने जो फैसला दिया है, इसमें एक तो सीधा सीधा इमरान खान साहब का मिलिट्री जो कोर्ट में ट्रायल है उसका रास्ता हमवार कर दिया है, बल्कि बांध कर फेंक दिया गया है जी उस रिंग में कि ठीक है इसका मिलिट्री ट्रायल होगा। क्या समझते हैं आप? बहुत शुक्रिया राजा साहब। इमरान खान के मिलिट्री ट्रायल पर बात करने से पहले एक ब्रेकिंग न्यूज़ आपके साथ शेयर कर दें। और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त जो 2022 के 25 मई 2022 के लॉन्ग मार्च के बाद दायर की गई थी, उस वक्त की वफाकी हुकूमत की जानिब से, अब तौहीन अदालत की वो दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान साबिक अटॉर्नी जनरल सलमान असलम भट्ट को ये करार दे चुकी है कि जब वो वफाकी हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे थे कि आपने तौहीन अदालत का मामला अदालत के सामने उठाना था, आपने उठाया, अदालत ने उसको नोट कर लिया। अब ये अदालत के दरमियान और तौहीन करने वाले के दरमियान मामला है कि अब उसके ऊपर कार्रवाई होगी नहीं होगी, अगर होगी तो कैसे होगी, नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी। ये कल जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 5 रुकनी गालबन लार्जर बेंच है जो इस केस की समाअत करेगा। इमरान खान के खिलाफ, जैसा मैंने बताया, कि 25 मई 2022 के लॉन्ग मार्च के बाद ये तौहीन अदालत का मुकदमा दायर किया गया था, क्योंकि उस वक्त हुकूमत की जानिब से पिशावर मोड़ तक गालबन जो ये था आपका रेड जोन, उसकी तोसी की गई थी। इमरान खान साहब आए थे आपकी स्टॉक एक्सचेंज के सामने, वहाँ पर आकर उन्होंने अपना लॉन्ग मार्च ख़त्म किया था। तो उसके बाद वफाकी हुकूमत की जानिब से ये दरख्वास्त एक दायर की गई कि इमरान खान ने अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की है, तो इनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। अब ये केस बंदयाल साहब के दौर में भी चलता रहा, काजी फायजीसा के दौर में भी पड़ा रहा, और अब जस्टिस अमीनुद्दीन की पास भी ये मामला है। और अदालत पिछली समाअत पर भी गालबन मुझे याद पड़ता है कि जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब की जानिब से ये कहा गया था कि तौहीन अदालत का मामला तौहीन करने वाले और अदालत के दरमियान है। तो अब देखना यह है कि अब कल अदालत इसके ऊपर क्या फैसला करेगी, लेकिन आज जो फैसला आया है सुबह से मामलात आगे की जड़ें बढ़ रहे हैं। आप ये ना कहें जिस तरह आज आईनी बेंच ने फैसला दिया, और मैं तो एक लम्हे के लिए तो मुझे बड़ी शॉकिंग हुई इस फैसले को सुनकर पढ़कर, कि मैं तो चाहता था कि शायद अगर देते तो कहीं अपील का भी हक देते, लेकिन अपील की जो वो गेंद थी उन्होंने गवर्नमेंट के कोर्ट में फेंक दी है। अब गवर्नमेंट ना दे उसकी अपनी मर्जी है। राज साहब देखें, मैंने मेरी जो ओपिनियन है वो यही है कि हमारी तवक्कुआत से भी ज्यादा बदतरीन फैसला सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने दिया। अब शर्मनाक फैसला कह सकते हैं यार। जी, जस्टिस मुसर्रत हिलाली और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब के बारे में एक राय सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर्स के दरमियान ये पाई जा रही है कि इन दोनों जजेस ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अदावत में, उनके बुग़्ज़ में, उनकी दुश्मनी में ये फैसला दिया है, खास तौर पर जस्टिस मुसर्रत हिलाली। और ये दो वो जज हैं जिन्होंने पीटीआई से बल्ले का इंतखाबी निशान छीना था। काजी फायजीसा के साथ ये दोनों जज मौजूद थे, और इन दोनों जजेस ने ये फैसला दर हकीकत बुग़्ज़ इमरान खान और बुग़्ज़ पीटीआई में दिया है। और मेरे ख्याल में जब जजेस, और ये मजे की बात क्या है, ये जजेस के हल्फ की खिलाफ वर्जी है। हल्फ में लिखा है कि आप अदावत में, रंजिश में, बुग़्ज़ में, आप सीधा सीधा मेरी बात सुने, आप सीधा सीधा कह दें
कि जब काजी फैसा साहब यहाँ पर मौजूद थे तो वो नून लीग और पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे के तौर पर, और नहीं कारकुन की हैसियत से और इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे के तौर पर काम करते थे। अब जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मसरत अली साहिबा, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, वो जो ज़ाहिर है अब चीफ जस्टिस तो उन्होंने बनना है, वो अपनी सीवी को गोटा किनारी कर रहे हैं। गोटा किनारी कर रहे हैं। जस्टिस हसन गोटा तो वो वैसे भी वो खाते हैं, क्या कहते हैं उसे, अपनी चॉकलेट और टॉफियां खा रहे हैं। नहीं चॉकलेट और टॉफी नहीं, वो गुटखा तो वो वैसे भी खाते हैं। नहीं, चॉकलेट खाने से बड़े शौक से खाते हैं, मैंने उनको कई बार चॉकलेट खाते हाँ, देखा है। वो तो फिर ये ज़ाहिर अपनी सीवी मजबूत कर रहे हैं, और ये भी पीपल्स पार्टी और नून लीग के कारकुन की हैसियत से और एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे के तौर पर ये काम कर रहे हैं। और आज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज जो फैसला दिया गया जस्टिस बड़ी नौन साल की अजीम तरीन मुनसफ, अजीम तरीन ज्यूरिस्ट, अजीम तरीन जज जनाब जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने अक्सरियती फैसला दिया। 2 जस्टिस जमालुद्दीन और जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस नईम यार अफगान हमने ने उनसे फैसला नईम किया, अफगान साहब पर, इख्तिलाफ किया। मंदोखेल साहब पर हमने जो राज्य साहब बड़ी तनकीद की, लेकिन बात लेकिन सुने आज आगे, उन्होंने फैसला अच्छा दिया। आगे बात सुने कि आज मोहम्मद अली जिन्ना जिंदा होते जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था, तो वो जानू तिलमज होकर जस्टिस अमीनुद्दीन खान की शागिर्दी इख्तियार करते, और जस्टिस अमीनुद्दीन खान पर होता कि वो उन्हें शागिर्द बनाते या ना बनाते। जनाब ये बात देखिए, ये उन पर अब जो बात आपने की, अब देखिए हम जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब पर भी तनकीद करते रहे हैं, हम जस्टिस नईम अफगान पर भी तनकीद करते रहे हैं। मुमकिन है कि अगले कुछ केसेस में भी हम उनके ऊपर, अगर उनका जो फैसला आएगा तो उसकी बुनियाद पर उनके फैसले पर तनकीद होगी, लेकिन कम अज कम इस फैसले में आकर उन्होंने इंसानी हकूक का ख्याल रखा है। आपको याद है जब ये केस चल रहा था तो जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा था कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने अमरीत के दौरान हर मौके पर बुनियादी हकूक का दिफा किया है, तहफ़्फ़ुज़ किया है। तो शायद वही लेगेसी जब दोनों जज साहबान लेकर चल रहे थे, लेकिन मखसूस नशिस्तों वाले केस में भी दोनों जज साहबान को ये लेगेसी बरकरार रखनी चाहिए थी। मुमकिन है कि उस वक्त कहीं वो भूल गए हो, बंदा एक डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड में भी होता है, और उस वक्त उन्होंने वो फैसला दे दिया। अब गलती का एहसास हो रहा है, तो देखिए आगे क्या बनता है। लेकिन राज साहब, बात सिर्फ ये नहीं है कि इमरान खान के खिलाफ फैसला आया, जैसे आपने बात की ना कि ये अभी आधा मिशन पूरा हुआ है, मुकम्मल मिशन मुकम्मल नहीं है, अभी आधा मिशन रहता है। और इसमें एक सबसे मैं आपको खतरनाक बात बता दूं, वो क्या है? खतरनाक बात यह है कि फौजी अदालतों में आम शहरियों का ट्रायल होना जी, ये इंटरनेशनल कवानीन की, कन्वेंशन की ये खिलाफ वर्जी है। आपको याद है कुछ अर्सा पहले यहाँ यूरोपीय यूनियन का वफद आया था, चीफ जस्टिस से मिला, और उस वक्त जो प्रेस रिलीज जारी की गई, उस प्रेस रिलीज में भी ये कहा गया कि फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल पर यूरोपीय यूनियन को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और अगर ये ट्रायल आगे कंडक्ट होते हैं और ये सज़ाएं बरकरार रहती हैं, अपीलों का हक नहीं मिलता, या सुप्रीम कोर्ट अपीलों वाले केस में इन ट्रायल्स को कलदम करार नहीं देती, तो फिर ये ICCPR इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन पॉलिटिकल राइट्स गालबन ये कोई बनता है इसकी एप्लीकेशन, तो ये उसकी खिलाफ वर्जी होगी। और जब इसकी खिलाफ वर्जी होगी तो इसका मतलब ये है कि आप अपना GSP+ स्टेटस दाव पर लगा रहे हैं। और मुझे ये खदशा है राजा साहब कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट ये अपील का हक भी शायद नहीं देने देगी। नहीं कहा अपील का हक देंगे यार। तो अगर अपील का हक नहीं मिलता तो इसका मतलब ये है कि आप जानबूझकर अपने जो GSP+ स्टेटस है वो आप दाव पर लगा रहे हैं, सिर्फ इमरान खान के बुग़्ज़ में, नफरत में, और कुछ भी नहीं है। आज आईनी बेंच ने फैसला देकर ये साबित किया है कि वह पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान के शाना बिशाना उनकी पुष्ट पर खड़े हैं। नहीं तो इनको जैक ब्रांच बना दे। नहीं, जैक ब्रांच बना दे, बन जाएगी, आप बेफिक्र है। फैसला आ गया। अच्छा, तो उसमें और उसमें फर्क क्या है? अच्छा, आगे आते हैं। सैयद बलोच साहब, आधा अब मैं बात कर रहा था, वो ज़हन में वो बात करें फिर अगली खबर की तरफ। आधा मिशन हुआ है राजा साहब, फौजी अदालतों वाला। इमरान खान के लिए रास्ता खुल चुका है। हम शुरू दिन से कह रहे थे कि इमरान खान के खिलाफ इन्होंने मिलिट्री ट्रायल करना है। आखिरी पत्ता जो इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल होगा ना, वो फौजी अदालतों में ट्रायल वाला होगा जी। और जो लोग ये कहते थे कि ये मुज़ाकरात होंगे, मैं शुरू दिन से कह रहा था कि मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के साथ इमरान खान के PTI के किसी सूरत मुज़ाकरात नहीं हो सकते। अगर होते हैं तो इमरान खान को धोखा दिया जा रहा है, ब्लफ किया जा रहा है, उसकी पीठ में छुरा घोंपा जाएगा। और आज जो फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया, और इस फैसले के बारे में भी मुनीफ फारूक जो इस्टेब्लिशमेंट के कमी कमीन सहाफ़ी हैं, उसने 25 फरवरी 2025 को अपने विलाग में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ये फैसला देगी, ये फौजी अदालतों में ट्रायल बहाल होंगे। और देख लें कि फौजी अदालतों में ये ट्रायल बहाल हुए। अभी वजूहात आएंगी, वैसे वजूहात क्या है? ऑपरेशन तो कुछ भी नहीं आएगी जी। आगे चलते हैं। आपने बात और जो आधा मिशन रहता है वो ये है कि मखसूस नशिस्तें
अब पीटीआई हाँ। से छीनी जाएंगी। हमें तकरीबन कोई 2-3 हफ्ते पहले ना राजा साहब पीटीआई के कुछ जराए ने ये बताया, उन्होंने कहा कि भाईजान हमें पैगाम पहुंचाया गया है, हमें पैगाम पहुंचाया गया है कि आपको मखसूस नशिस्तें हम नहीं देंगे, नहीं देंगे। और जब ये पैगाम पहुंचाया गया उसके ठीक 1 हफ्ते के बाद यहाँ सुप्रीम कोर्ट में ये केस फिक्स हो गया। अब ये तालमेल आपको नाज़रीन, जो बात मैंने इंट्रो में कही थी ना कि आईनी बेंच बनाने का मकसद अभी पूरा नहीं हुआ। आईनी बेंच का एक मिशन तो पूरा हुआ, लेकिन एक मिशन बाकी रहता है, वो आधा मिशन, और वो आधा मिशन रहता है। एक मिशन तो मिशन तो बहुत सारे हो सकते हैं, और वो है मखसूस नशिस्तों के बनाने के वाले से बड़ा मिशन। और जिस तरह सईद बलोच साहब ने बताया कि वो उस ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में केस लगा हुआ है आज भी, तो वो मोहम्मद खान साहब ने कहा जी कि मुल्क की हालात ठीक नहीं है, तो आप इसे 2-3-4 हफ्तों के लिए इसे मुलतवी कर दें। तो जैसे ज़मीनुद्दीन खान साहब ने कहा नहीं, उन्होंने कहा मैंने तो ये ख़त्म करके मुल्क हालत जंग में है, मैंने ख़त्म करके तुम अगले मोर्चों पर जाना है पूरी ब्रिगेड लेकर। ज़रा उसकी कमांड नहीं करेंगे ना वो, ज़रा कमांडर तो वही है इस वक्त। जज बंदूक लेके क्यों नहीं जा सकते? मैं तो जो कह रहा हूँ आप सुने तो सही ना यार, मैं जो कह रहा हूँ। जिस तरह आज उन्होंने अहमद खान साहब को कहा नहीं भाई, मैं मुल्क, अहमद खान साहब ने कहा कि मुल्क हालत जंग में है, आप इसको 3-4 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दें। तो जैसे ज़मीनुद्दीन खान ने कहा नहीं कल, फिर उन्होंने कहा अच्छा इसको 13 मई तक मुलतवी कर देते हैं। उनका मिशन ये था कि मुल्क हालत जंग में है, भाई मैंने जल्दी ये फैसले करके पूरी उसकी कमांडिंग। अब देखें मुल्क हालत जंग में हो तो कमांडर, बच्चा भी कमांडर होता है, तो ये कमांडर साहब हैं, और फिर पूरी स्पा लेकर अगले मोर्चों पर जाएंगे, शाना बिशाना लड़ेंगे। 5 जजेस को लेकर तो जाएंगे ना। आज आपने एक चीज नोट की है, बाय वन गेट वन फ्री आज भी। हाँ वो बिल्कुल ये हम नहीं कहते, ये कराची के बुकला कहते हैं, सिंध के बुकला है, सिंध के बुकला कहते हैं जो बाय वन गेट। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस के बारे में उनकी ये राय है कि जैसे वो चीज होती है ना कि आप एक चीज खरीदे दूसरी आपको साथ मुफ्त मिल जाती है, तो यहाँ पर भी अगर आप एक जज को राजी कर रहे हैं तो दूसरा का वोट आपको मुफ्त में साथ मिल जाता है। तो उनको ये कहा जाता है कि ये बाय वन गेट वन फ्री जजेस है, और आज वही हुआ। लेकिन मैं एक बात पर हैरान इस बात पर हूँ कि समात के दौरान तो कई और तरह के रिमार्क्स आते थे, ऑब्जर्वेशन आती थी, कहा जाता था, और जस्टिस मुसारत हलाली के हवाले से भी। अब देखिए कुंडी किसने अंदर से खोली है भाई, इस तरह की बातें की जाती थी, सारा कुछ होता था। तो फिर आज फैसला आया। राय साहब बात ये है कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद आपकी अदलिया हो चुकी है यरगमाल। मुझे यार बताएं, जब जज इस बात में मगन हो चुके हो कि मैं ऐसे फैसले दूं जिससे जुडिशियल कमीशन में शामिल हुकूमत की अक्सरियत मुझे वोट दे, मैं अपनी सीवी वहां पर पेश कर सकूं। मोहम्मद अली मजहर साहब इस वक्त सबसे आगे सीवी लेके बैठे हुए हैं, और वो चीफ जस्टिस बनने के लिए, और 2027 में वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान। अगर 26वीं आईनी तरमीम ना आती तो वो कभी ना बनते। अब आ गई आईनी तरमीम, तो वो जो उस वक्त 3 सीनियर तरीन होंगे, उनमें जस्टिस मंसूर शाह पहले नंबर पर होंगे, मुनीब अख्तर साहब दूसरे नंबर पर, और तीसरे नंबर पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब। और आपने खिदमत सर अंजाम दी तो फिर कौन रोक सकता है? मैं ये कह रहा हूं कि अब वो सीवी तैयार कर रहे हैं, पॉलिश कर रहे हैं, मजीद बेहतर हो रही है। तो मुझे बताएं फिर ऐसे हालात में क्या अदलिया, क्या इंसाफ। अभी 3-4 दिन पहले इमरान खान साहब ने एक ट्वीट किया था कि विंस्टन चर्चिल का ये कॉल है कि उन्होंने पूछा कि क्या हमारे मुल्क में अदालतें काम कर रही हैं, बताया गया जी बिल्कुल काम कर रही हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर हमारी अदालतें काम कर रही हैं तो हम ये थोड़ा सा मैं इसको इसके पे थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ, इसको आपको बताता हूँ, ब्रीफली बताता हूँ, एलोबरेट कर देता हूँ। असल में ये सेकंड वर्ल्ड वार थी, हिटलर बरतानिया की सरहदों पर चढ़ दौड़ा, तो चर्चिल ने अपनी कैबिनेट बुलाई और पूछा, वो बड़े ही परेशान थे, फिक्र लाक थी उन्हें, होश आवास उनके उड़े हुए थे, लंदन पर बमबारी हो रही थी। तो उनकी कैबिनेट ने उनसे पूछा कि यार ये हो गया मामला जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब, तो क्या होगा? उन्होंने कहा ये बताएं कि हमारे मुल्क में इंसाफ हो रहा है। उन्होंने कहा इंसाफ हो रहा है। उन्होंने कहा दुनिया की कोई ताकत हमें शिकस्त नहीं दे सकती। ये तो चर्चिल ने कहा था ना। हज़रत अली जो चौथे खलीफा है हमारे, उनका कौल है कि जुल्म के साथ, कुफर के साथ निजाम चल सकता है, लेकिन जुल्म के साथ निजाम नहीं चल सकता। यहाँ पर आपने लाखों करोड़ों लोगों के हक मार दिए। तो शरद राजा साहब, उधर हालत जंग में अदालतें काम कर रही थी, यहाँ पे छोटी सी झड़प हुई है और बुनियादी हकूक का कत्लेआम शुरू हो गया। अच्छा,
जो मिनटों में मैंने अपनी तीसरी खबर बताई थी नाज़रीन, वो खबर ये थी कि मुकम्मल फ़ौज को मुकम्मल बाख्तियार बना दिया गया, उन्हें अख्तियार दे दिया गया। वो खबर ये है सही बलोच साहब, आपको पता है कि आज नेशनल कौमी सलामती कमेटी का इजलास हो रहा था, जिसे नेशनल सिक्योरिटी कमेटी कहते हैं। उन्होंने पाक फ़ौज को भरपूर जवाब देने का अख्तियार दे दिया है। ये जियो ने रिपोर्ट किया, जो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का हंगामी इजलास ख़त्म हो गया। इसमें आला फ़ौजी हुकाम, वज़रा और दीगर अहम शख्सियात शरीक हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भारतीय जहरीत और पाकिस्तान के मुँह तोड़ जवाब पर कौमी असम्बली में खिताब और अरकान को इत्माद में लेने का फैसला किया है। ये भी कहा गया है कि कौमी सलामती कमेटी के एलामिया के मुताबिक इजलास में भारत की बिला इश्तहाल, बुज़दिलाना और जंगी इक़दाम की सूरत हाल पर गौर किया गया, जबकि इजलास में शुदा के लिए फतह खानी और शुदा के अहला खाना से इज़हार तज़ियत और ज़ख्मियों की सेहतयाबी की दुआ की गई। एलामिया में कहा गया कि कौमी सलामती कमेटी ने भारतीय जहरीत पर पाक फ़ौज को भरपूर जवाब देने का अख्तियार दे दिया है। भारत को हमले का जवाब कब और कैसे देना है, वक्त और जगह का तयन, ये पाक फ़ौज ने कहा है कि इसका हम खुद करेंगे। लेकिन जो इसकी बॉटम लाइन है वो यही है कि मुकम्मल अख्तियार। आप देखिए, आज पाक फ़ौज के लिए बड़ी ही विनिंग सिचुएशन है। एक तो कौमी सलामती कमेटी के इजलास में उन्हें मुकम्मल अख्तियार दे दिया है, और आज पहले किसके पास सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी मुकम्मल अख्तियार दे दिया है। फौजी अदालतों को खुली छुट्टी मिल गई है। आप जा रहे हैं कहीं से, तो कोई हमारा फौजी जवान जा रहा है, उसको आपकी कोई बात नगवार गुजरे तो वो आपका पकड़ कर कोई भी एलिगेशन डालकर आपको अंदर कर सकता है, और आपका ट्रायल फौजी अदालतों में हो सकता है। मुकम्मल छुट्टी इख्तियार मिल गया ना उन्हें, तो आज उनके लिए ये बड़ा अहम दिन है। सवाल ये ख्याल करना है कि किसी फौजी के साथ या किसी फौजी अफसर के साथ, एहलकार के साथ भी आपका कोई झगड़ा हो, कोई आपका पड़ोसी हो, तो कहीं उसके साथ आपने आगे से गुस्सा नहीं होना, गुस्सा नहीं करना, बल्कि मुस्कुरा कर, वो अगर आपको थप्पड़ भी मारे ना, तो दूसरा गाल आगे करे कि इस गाल पर भी हमें इधर भी थप्पड़ मार दें, क्योंकि आप हमारे माई बाप हैं, हम आपके आगे बोल नहीं सकते। लेकिन सईद बलोच साहब, फख्र है कि हमारी एयरफोर्स ने बड़ा भरपूर जवाब दिया है, बड़ा बेहतरीन, त्यारे भी मार गिराए। ये भी कहा जो आपका ब्रिगेड हेडक्वार्टर भी तबाह किया गया, सारा किया गया। कोटली को मदीनातुल मसाजिद कहते हैं। मैं कोटली का रहने वाला हूँ, आपको पता है, कश्मीर का रहने वाला कोटली का। जी। कोटली के चप्पे चप्पे पर मस्जिदें हैं, लेकिन एक खास मस्जिद को टारगेट किया गया। अहमदपुर शर्किया बावलपुर में एक खास जगह को टारगेट किया गया, मृतके में टारगेट किया गया। और मृतके में माजिद निज़ामी साहब ने ट्वीट किया था कि जो लोग वहाँ पर शहीद हुए मृतके में, उनका बड़ा प्रोटोकॉल के साथ जनरल ने भी जनाजे में शिरकत की, आर्मी अफसरान ने भी की, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान और आपकी ज़िले इंतज़ामिया ने भी उसमें शिरकत की, जनाजे की। तो ये सब यार क्या है, हिंदुस्तान वालों ने इसका ऑपरेशन सिंदूर, हमने कामयाबी हासिल की, हमारी दुआएं फ़ौज के साथ है, हम फ़ौज के साथ लड़ेंगे, सब कुछ करेंगे। राजा साहब, बात ये है, क्या आपको याद है जब उसामा बिन लादेन के ऊपर हमला हुआ था ना, काकूल अकेडमी से 2 किलोमीटर दूर बिलाल कॉलोनी में जी, तो उस वक्त ये कहा गया था कि जिस तरीके से अमेरिकी हेलीकॉप्टर, ये जो हमारे फाटा साबका फाटा के अजला हैं, पहाड़ी इलाका है, वहाँ से इतना नीची परवाज़ करके उन हेलीकॉप्टरों का एबटाबाद तक आना और उसामा बिन लादेन वाली उस जो उसका कंपाउंड था उसके ऊपर हमला करना, ये कोई अनजान मिलिट्री नहीं कर सकती। उस वक्त भी ये इल्ज़ामात सामने ज़रूर आए थे कि कहीं अमेरिका को ग्राउंड से कोई सहूलत मिल रही थी, कोई GPS ट्रैकर या कोई ऐसी चीज़ जिससे उनको कोऑर्डिनेट्स दिए गए और वो एग्जैक्ट उस जगह पर पहुंचे। अब जो आपने बात की कि भाई इतनी मसाजिद हैं कोटली शहर के अंदर, उसमें से एक मखसूस मस्जिद को टारगेट किया गया। मुजफ्फराबाद में भी यही हुआ, फिर हमने बहावलपुर में भी देखा कि वहाँ पर भी एग्जैक्ट, मुरीदके में भी यही हुआ। तो इससे क्या पता चलता है? इससे अब लोग, जो एक बहस चल निकली है ना, सोशल मीडिया पर देखें या कहीं कोई 2-4 लोग बैठे हो, तो ये सवाल अब वहाँ पर भी उठ रहे हैं कि क्या ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं लोकेशंस के, क्या ये कहीं से इनको डाटा मिला है? कुछ लोग ये शक कर रहे हैं कि शायद अमेरिका और इसराइल जो के भारत के साथ मिले हुए हैं और मुमकिन तौर पे अमेरिका ने ये सारे कोऑर्डिनेट्स भारत को दिए और फिर एग्जैक्ट उन्हीं लोकेशंस के ऊपर ये बम मारेगा। अभी तो आपको पता है कि इन वाकयात की तहकीकात होंगी, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे वो सामने आएंगे। लेकिन अब मेरे ख्याल में फौज के ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये होती है, क्योंकि इससे पहले आप देख लें जितनी भी हमारी भारत के साथ झड़पें हुई, सिवाय 2 जंगों की जो 1965 की या 71 की हो, उसके अलावा जो हमारी झड़पें हुई हैं भारत के साथ, वो लाइन ऑफ कंट्रोल, आज़ाद कश्मीर या गिलगित बल्तिस्तान का जो एक
लाइन ऑफ कंट्रोल का एरिया वहां पर होती रही हैं। पंजाब से शुरू होने वाला जो ये तो बैनुल-अक़वामी शराअत की वायलेशन की तो गई ये है। बैनुल-अक़वामी बॉर्डर की, इंटरनेशनल बॉर्डर की ये खिलाफ वर्जी की गई है और इस खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तान का यार खामोश रहना बनता नहीं है। बनता नहीं। मैं रिस्पॉन्स सईद करे बलोच साहब और उन्हीं भारत के जो एक बात करके मैं इजाजत लूंगा, टाइम बहुत हो गया ना, जो मैं आपकी बात को उसको मैं आगे लेकर जाता हूँ। भाई हमने हमारे पास वो अबाबील, गोरी, शाहीन, अतफ, नसर, ये सारे रखे हुए हैं ना। तो जो हिंदुस्तान का वो बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बनाया हुआ उन्होंने, तो राम मंदिर को हिट किया जाए, क्योंकि वहां पर आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है वो उसको लेकर चल रहा है और पाकिस्तान मरकज है और पाकिस्तान के पास मौका है बेहतरीन, बिल्कुल, और फौरी तौर पर पाकिस्तान देखिए नीलम झेलम के ऊपर हमले के हवाले से भी इत्तला है जो प्रोजेक्ट है। भाई आपके पास गोल्डन चांस है कि आप बगलिहार डैम को तबाह करें, आप किशन गंगा डैम को तबाह करें, या आप पाकिस्तान के दरियाए चनाब, झेलम या सिंध के हवाले से अगर कोई भी ऐसी पेशरफ्त हो रही है तो उस पेशरफ्त को वक्त से पहले उसको अटैक करें, उसको तबाह करें और भारत को ये पैगाम दें कि हम अपनी कौमी सलामती का मेरे कलेजे में इसी तरह ठंड पड़ेगी सर, मुझे भी इसी तरह पड़ेगी, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि इससे पहले भारत ने इंटरनेशनल बॉर्डर की खिलाफ वर्जी नहीं की, तो अब चूंकि खिलाफ वर्जी हो चुकी है तो रिस्पॉन्ड करना हमारा हक है, और वो फिर अब फौज को सोच समझ कर करना चाहिए और ऐसा जवाब हो कि फिर भारत की भी तबीयत साफ हो जाए और वो भी अच्छे बच्चे, अच्छे पड़ोसी बन के रहना शुरू कर। बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब, मुझे और सईद बलोच साहब को अगले व्लॉग तक इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।